हिंदी में जब दावा करने वाला होता है उसको वादी कहते हैं, इंग्लिश में उसको प्लेंटिफ कहते हैं और उर्दू में मुद्दई कहते हैं। जब वो दावा करता है तो अपनी उम्र लगभग जो उम्र होती है उसको लगभग करके लिखता है, उसमें फिर अपनी वल्दियत लिखता है और फिर उसके वो अपना पता लिखता है। अगर वो नाबालिग है तो नाबालिग शब्द लिखेगा और बाद में अपने कौन उसका गार्जियन है वो गार्जियन अंकित करेगा। यहाँ ये बता दें कि गार्जियन जो है संपत्ति में मदर प्रेफरेंशियल ईयर है, जबकि दावा वगैरह करने में फादर प्रेफरेंशियल ईयर है। मदर का नाम नहीं रहेगा जब दावा करेंगे, लेकिन फादर का नाम रहेगा। अगर फादर नहीं है तब मदर का नाम आएगा। और फादर मदर दोनों ना हो तब उसको बता रहा हूँ, तब जो नेक्स्ट होगा एयर, भाई का लड़का या भाई हो, नेक्स्ट फ्रेंड जो होगा वो उसको बनाना पड़ेगा। और वही आदमी जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा या गार्जियन होगा वही वाद पत्र पर दस्तखत करेगा। अच्छा। वाद दाखिल करने इसके बाद जिसके खिलाफ दावा करते हैं उसका नाम, वल्दियत और सकूनत माने एड्रेस लिखा जाएगा और उसकी भी उम्र लिखी जाएगी। अगर वो नाबालिग है तो उसका गार्जियन लिखा जाएगा। दावा करते समय 2-3 पॉइंट आवश्यक है। पहला कि दावा विदिन लिमिटेशन होना चाहिए। लिमिटेशन कहाँ से प्रारंभ होगा उसका लिमिटेशन वाला हम चैप्टर बाद में बताएंगे। फिर उसको ये देखना होगा कि विदिन टाइम है और उस न्यायालय को जिसके यहाँ हम दाखिल कर रहे हैं उसको जुरिडिक्शन है कि नहीं। इन दोनों बिंदुओं को देखते हो तब वो दावा करेगा और कोर्ट फीस के हिसाब से वो दावे का मूल्यांकन करेगा। वैल्यूएशन प्रॉपर्टी होगा उसके हिसाब से कोर्ट फीस देनी पड़ेगी और कोर्ट फीस के आधार पर अगर वो 25,000 के अंदर है तब वो मुंसिफ के यहाँ दाखिल करेगा। जो उनका नाम इस समय कहते हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न। और अगर वो 25,000 से ऊपर है तो सिविल जज के यहाँ दाखिल करेगा। सिविल जज को 25,000 से करोड़ों का पावर उसको है। पापा ये क्या चीज़ है, वैल्यूएशन क्या होता है? प्रॉपर्टी जिसके दावा आप करेंगे, वैल्यूएशन जो प्रॉपर्टी के संबंध में आप दावा करेंगे उसका वैल्यूएशन आपको निश्चित करना पड़ेगा। अच्छा, जो ज़मीन है उसकी जो कीमत उसका होगा और कोर्ट फीस के हिसाब से उस पर जो वैल्यूएशन लगता है वो लगाना पड़ेगा। अच्छा, हर प्रदेश की कोर्ट फीस अलग अलग होती है क्या? हर जगह के, हर प्रदेश के अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश के अलग है, मध्य प्रदेश के अलग है, राजस्थान के अलग है। अच्छा। और कर्नाटक की सब जगह अलग अलग है। ये स्टेट गवर्नमेंट निश्चित करती है। हर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट स्वयं निश्चित करती है कोर्ट फीस कितना लगना चाहिए। ये स्टेट का मैटर है, सेंट्रल का मैटर नहीं है। अच्छा, आज जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी दूसरे शहर में रहता हो, किसी दूसरे प्रदेश की जगह खरीदता हो, बेचता हो, तो वो दूसरे प्रदेश की ज़मीन खरीदता है तो उसी प्रदेश में अगर उसको दावा करना है तो उसी प्रदेश में जाकर करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, बस वहाँ पे उस प्रदेश के हिसाब से लग जाएगा। हाँ, उस प्रदेश के हिसाब से लगेगा, उस प्रदेश के हिसाब से ये कार्रवाई वहाँ चलेगी। बाकी लिमिटेशन एक्ट और कोर्ट फीस वहाँ का लगेगा हिसाब से, और लिमिटेशन एक्ट और जुरिडिक्शन वहाँ निश्चित होगा। लिमिटेशन एक्ट सेंट्रल का है, जुरिडिक्शन वहाँ का है, अच्छा, प्रोविंशियल का है। अरे पापा, लिमिटेशन एक्ट जुरिडिक्शन तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट की सरकार कर गई। लिमिटेशन एक्ट जो है दावा आपको विदिन, जैसे किसी ने एक अपील हमको दाखिल करनी है, हम हार गए हैं तो उसका लिमिटेशन बना हुआ है कि इसमें इतने दिन तक आपको लिमिटेशन के अंदर आपको अपील दाखिल कर देनी चाहिए। दावा है जिस तरह का दावा होता है, किसी में 3 साल है, किसी में 12 साल है, किसी में 6 साल है, किसी में 3 महीना है, उस हिसाब से है। अच्छा, जैसे हम कहीं पर किसी प्रदेश में कुछ कर रहे हैं, वहाँ हम हार गए और तो उसी प्रदेश में अपील करनी पड़ेगी। हाँ, और उतने दिन के अंदर अंदर करनी होगी। उसी वो लिमिटेशन के अंदर वहाँ लिखा होगा, उसी लिमिटेशन के अंदर उसको वहाँ करना होगा, और नहीं तो फिर खारिज हो जाएगा। लिमिट CPC जो है वो सब जगह लागू है। ये सिविल प्रोसीजर कोड जो है ये सब जगह सेंट्रल का है। ये क्या होता है? ये इसमें इसी के अंतर्गत आपको दावा दाखिल करना पड़ता है हर जिले में। उस दावा दाखिल करने की प्रक्रिया एक ही है।
अच्छा। दावा दाखिल करने का प्रोसीजर जो है, जो सब जगह है वो यहाँ भी है, सब जगह है। वो सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो एक ही है, सेंट्रल का है वो। मतलब पूरे भारत में वो एक लागू हाँ। होता है, लेकिन प्रोसीजर किस प्रकार दाखिल होगा वो एक जगह ही लागू एक तरह है। हाँ, लेकिन हर प्रदेश की बस फीस जो है वो अलग अलग। फीस लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन भी वही है, हाँ। फीस अलग अलग है, कोर्ट फीस अलग अलग है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि सिविल नेचर का और रेवेन्यू नेचर का मैटर अलग अलग है। अगर वो माल में, अगर उसका रेवेन्यू मैटर का माल बनता है, इसमें यहाँ खाली यानी जो दीवानी में जो दायर होते हैं वो उस माल के मुकदमे को छोड़ के सभी दाखिल होते हैं। मकान का, सड़क के कोई रास्ता निकाल रहा है, कोई ज़बरदस्ती मकान पर कब्जा कर रहा है, उसको खाली कराना है, ये किसके अंतर्गत आता ये है? सिविल नेचर का है। अच्छा, और रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू में है, खेती के है, प्लाट नंबर हो, उसको उसका नाम बेसिक खतौनी में अंकित है तो वो रेवेन्यू मैटर आएगा। उसका डिक्लेरेशन, उसका एजेक्टमेंट, उसका डिमोलिशन, उसका कंपनसेशन सब अलग अलग है। मतलब खेती से जुड़ा हुआ रेवेन्यू, और जो मकान बने हैं तो वो सिविल, हाँ, है ना? हाँ। मतलब मकान, जिसमें रेंट नहीं लगता है हाँ, वो सिविल नेचर का है। ये किराए वाला नहीं है, ये तो नगर निगम में जो है, हाँ। वो नगर निगम वाले जो हैं वो रेवेन्यू में नहीं आते हैं। अच्छा, और जैसे जहाँ पे लोग खेती करते हैं वो भूमधरी सिरदारी हो जाती, भूमधरी है तो वो जहाँ भूमधरी लिखी होगी वहाँ आपको रेवेन्यू में जाना पड़ेगा, वो रेवेन्यू हो जाता है। अच्छा पापा, जैसे जो किसान हैं तो उनकी जो ज़मीन हो गई वो रेवेन्यू के अंतर्गत रेवेन्यू हो, के अंतर्गत है। तो क्या वो ज़्यादा फीस होती है? बल्कि नहीं, मकान में तो ज़्यादा हो गया। डिक्लेरेशन देखिए, डिक्लेरेशन जो है उसका 1 ही रुपया कोर्ट फीस है, अब बढ़ा दिया है थोड़ा सा, 10 रुपया हो गया है। हम्म, उसका डिक्लेरेशन माने डिक्लेरेशन में घोषणात्मक, हम्म, अगर कि हम ये कि फला प्लाट मेरा है, मैं उसका स्वामी हूँ, हम्म। अदालत ये डिक्लेयर किया करे कि ये मैं उसका स्वामी डिक्लेयर कर दिया जाऊँ, अच्छा। और उस पर मेरा पोजीशन है, हम्म, पोजीशन पर और मेरा पोजीशन लगा चला रहा है। अगर हम किसी को एजेक्टमेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए एजेक्टमेंट की रिलीफ दाखिल करनी, उसी के साथ डिक्लेरेशन के साथ रिलीफ भी एजेक्टमेंट की दाखिल करनी पड़ेगी। अगर हमारा नुकसान इतना हुआ तो उसी के साथ डिमोलिशन की सूट, लेकिन सब कोर्ट फीस अलग अलग लगेगी। अच्छा, मतलब जैसे जो रिलीफ जैसे मांगेगा उसी हिसाब से कोर्ट फीस लगेगी। जैसे मान लीजिए किसी किसान की ज़मीन है, हाँ, अब वो उसकी डेथ हो गई, उसकी ज़मीन उसके बच्चे को मिल रही है, हाँ, तो बिल्कुल। वहाँ पर फिर भी उसको कुछ नहीं, उसको अगर बाप मर गया है और कोई झगड़ा नहीं है तो म्यूटेशन वो अलग है, वो नामांतरण, जैसे आपके नगर निगम में नामांतरण होता है उसको बोले वहाँ म्यूटेशन कैसे कहते हैं। तो उसमें कोई सरकार पैसा कोई नहीं। पैसा नहीं लगता है, 1-1.5 रुपये का टिकट 2 रुपये का लगता है, और एक रिपोर्ट लगती है, एक हाँ। डिक्लेरेशन जाता है। 30-35 दिन मियाद बीतने के बाद, हाँ, तब उसकी मियाद 35 दिन है। जिस दिन आप दाखिल करेंगे उसके 35 दिन के अंदर, चाहे वो बैनामा का हो, चाहे सक्सेशन का हो, चाहे क्या नाम है मॉर्गेज का हो, चाहे क्या नाम है पट्टे का हो, सबका म्यूटेशन होगा भाई। अच्छा, और जैसे मान लीजिए किसी किसान की ज़मीन है, सरकार ने उसे लिया, कुछ वहाँ तो सड़क बन सरकार जो रही है, लेगी तो एक वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत कंपनसेशन वो अपना निश्चय उनके यहाँ वो ले लेगी। लेने के बाद एक आर्बिट्रेटर निश्चित करेगी। वो आर्बिट्रेटर जो है वो जो कंपनसेशन जिसका पूरा का पूरा जब लेंगे तो एक कंपनसेशन वो निश्चित कर देंगे कि इतना वर्ग मीटर इतने रुपए का हम देंगे। उस पर आपको मिलेगा एक ऑब्जेक्शन की टाइम, आप उसको ऑब्जेक्शन करिए कि मेरा ये जो लिमिटेशन, ये क्या नाम कंपनसेशन है कम है, क्यों इतना होना चाहिए, क्योंकि उसमें मेरा ये चीज़ है, ये चीज़ पंपिंग सेट है या पेड़ है, ये है, इसके मुआवजा नहीं लगा है, उसको लगाया जाना चाहिए। तो अगर सरकार कुछ लेती तो जनता मना नहीं कर सकती, देना नहीं ले पड़ेगा। सकती। हाँ, अगर कोई क्या नाम है प्रोटेक्शन यानी डेवलपमेंट के लिए है तो उसको रोक नहीं, जैसे सड़क निकालना है, हाईवे निकालना है, तो उसको आपको आप ज़मीन देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। उसमें कंपनसेशन का विवाद चलेगा, ज़मीन तो आपके ले लेंगे, कंपनसेशन देने के बाद तब आपका एक्वायर करेंगे। अच्छा, अगर आप नहीं लेंगे तो जमा कर लेंगे अपने ही सरकार में। अच्छा, और जैसे मान लीजिए कोई दूसरा ऐसे ही सरकार के अलावा कोई अगर बड़ा पैसे वाला लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता, नहीं ले सकता कोई, किसान की बिना मर्जी के नहीं ले नहीं, किसान की बिना मर्जी के नहीं ले सकता। ज़बरदस्ती कोई लिखा ले तो कोई बात दूसरी है, सकता। तो उसी पे मुकदमे होते हैं, वो उसी में- रेवेन्यू में जाते वो हैं। रेवेन्यू में जाते हैं। और कोर्ट कौन सी होती है वो?
वो जहाँ ये रेवेन्यू कोड होती है, वो कलेक्टर होता है या एडिशनल कलेक्टर होता है या एसडीओ होता है। अगर सबसे छोटा अदालत है वो एसडीओ है जिसको डिप्टी कलेक्टर कहते हैं या प्रगणाधिकारी कहते हैं या एसडीओ कहते हैं। जैसे तहसील आज होते हैं, जो तहसील में होता है तो एसडीओ कहलाया जाता है। उसके अंडर जो होता है वो तहसीलदार होता है। मतलब जैसे कोई गांव में किसान है, उसके साथ ऐसा हो गया तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? क्या होगा अगर उसने किसी ने जमीन कब्जा कर लिया है? हाँ, सबसे तो पहले वो उसे कहाँ जाना चाहिए? प्रगणाधिकारी के यहाँ। पर अगर वो उसके गांव में होता है कि किसी शहर के? तहसील, उसी के तहसील में, उसी के गांव में, उसी गांव जिस तहसील में आएगा उसी तहसील में, वहाँ पे तहसील में। उसके बाद फिर वो कलेक्टर कमिश्नर के यहाँ आएगा, कमिश्नर के आता है। ऐसे ही ये चलता और है। कमिश्नर के बाद भी बोर्ड में जाएगा। अच्छा, इस तरह ये और होता है। दीवानी का है, जो दीवानी में हारेगा मुंसिफ के यहाँ आवेगा। सिविल जूनियर डिवीजन से हारेगा तो सिविल सीनियर के यहाँ जाएगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन के बाद फिर हाई कोर्ट जाएगा। मतलब इस तरह से कोई किसान अगर परेशान है तो पहले उसे तहसील पे ही जाना पड़ेगा अपने वहाँ। हाँ हाँ, अगर कोई परेशान है तो तहसील का मैटर है, तहसील में ही जाना चाहिए। तो वहाँ उसे जब दाखिल वाखिल करेगा तो उसको किन उसको किन ये सब- कागजों की जरूरत पड़ती है? जब पहले अपना है खतौनी तो लगाना है। अगर उसके पास कोई कागज नहीं होता? बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए कि अगर उसके कागज नहीं है तब तो उसको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, तब उसको खतौनिया जिस आधार पर मांग रहा है वो लगाना पड़ेगा। ये कहेगा साहब बहुत पहले मेरा नाम दर्ज था, मेरे बाप का नाम है, बाबा का नाम था, बीच में गायब हो गया है, तो वो कागज लगाना पड़ेगा उसको। तो वो कागज भी अगर उनके पिताजी ना लिख के गए हो तब? नहीं, तो रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड में रहता है, यहाँ रिकॉर्ड रूम में रहता है। तो मतलब कोई एक मामूली किसान है तो उसे किन किन दस्तावेज को चाहिए? मुख्य मतलब एक उसका खतौनी चाहिए, मौजूदा खतौनी, चाहे उसका नाम हो या ना हो, हाँ। और जिसके आधार वो क्लेम कर रहा है हम्म। वो खतौनी या अभिलेख चाहिए, खतौनी या पेपर या अभिलेख। अभिलेख, और उसका आधार कार्ड वगैरह सब? नहीं, आधार मान्य नहीं रखते। हाँ, बस वो एक वही खतौनी लेके चला जाए। आधार कार्ड तो केवल बैनामा में, वसीयतनामा में, मॉर्गेज में जब हम रजिस्टर कराने जाते हैं तब लगता है। अच्छा, तो बाबा जैसे ये बताइए, जैसे कोई परेशान है किसान, तो वो गया वहाँ पे तो बस कागज लेके चला जाएगा तो उसका नहीं काम नहीं हो नहीं जाएगा? नहीं, वो दावा करेगा, कागज लेके नहीं जाएगा, कागज लेके वकील से दावा करेगा। हाँ। दावा पहले उसको 2 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। या किसी भी इंसान को नहीं जिसके नहीं, खिलाफ? वो नहीं, गवर्नमेंट को, अच्छा। गांव सभा को और सरकार को पहले 2 महीने की नोटिस देंगे। कि हमारे साथ ऐसा ऐसा नहीं, ये दावा किया, मैं ये दावा दाखिल करूंगा, अगर ये दावा के विरुद्ध किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया तो वो खर्चा से बरी रखा है। खर्चा से बरी मतलब? मैंने खर्चा उस पर नहीं लगेगा। अदालत जब डिग्री करती है तो खर्चा भी लगाती है ना, जो जीतता है और जो हारता है उसके विरुद्ध खर्चा लगाती है। नहीं, मान लीजिए किसी किसान ने दावा कर दिया और किसी ने कंटेस्ट किया हाँ और वो हार गया, हाँ तो उसको जो जो दावा जो वादी दाखिल करेगा हाँ। उसको खर्चा मिलता है। अच्छा, जितना उसका पैसा खर्च हुआ वो जितना वो खर्च हुआ है वो पेपर में लगा होगा, कोर्ट फीस लगी होगी, टाइप का अंदाज, उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है तो कि जो हारेगा वो उसको देगा? जो हारेगा वो उससे वसूलेगा, जो डिग्री हो जाएगा वो डिग्री वाला जो है हारने वाले से वसूलेगा। उसके लिए अलग कार्रवाई होगी, उसको एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग कहते हैं। मतलब हम अगर मुकदमा जीत जाएंगे तो हारने वाला हमको हमारा खर्चा भी लौटाएगा? नहीं, खर्चा लौटाना चाहिए, लौटाने के लिए आपको एग्जीक्यूशन कार्रवाई करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, तब होगा। मतलब जिसे मानहानि का दावा कहते होंगे? मानहानि तो दूसरी चीज है। अच्छा, ये नहीं है इसके अंदर। मानहानि ये है कि आपने मैंने रुक्का लिखा, आपने रुक्का, आपने एक चेक दिया और चेक आपका बाउंस हो गया, नहीं पेमेंट हुआ, तो उसका दावा होता है वो मानहानि का है। अगर वो सिद्ध कर लिया तो उसको जेल हो जाएगी। पापा सिर्फ रुपए पैसे से जुड़ा होता है मानहानि? हाँ, और जैसे कभी कभी ऐसा सुनते आते हैं कि किसी की वो कोई क्रिमिनल केस गलत, होता है, वो क्रिमिनल केस अच्छा होता अच्छा, है। इसमें नहीं आता। ठीक है फिर। और कुछ, मैं तो टॉपिक से अलग हट के सवाल पूछने लगी आपसे। नहीं नहीं, पूछो पूछो, पूछना तो अच्छा है। हाँ, और बताइए कुछ। जो हारता है, हम्म अगर मुद्दई ने दावा दी, यानी वादी ने, प्लेंटिफ ने दावा दाखिल किया और वो हार गया, तो हारने के बाद वो जूनियर डिवीजन के सीनियर डिवीजन के यहाँ अपील करेगा, तब वो जो हारेगा वो अपीलांट कहलाएगा, जो जिसके विरुद्ध दाखिल किएंगे वो रिस्पॉन्डेंट कहलाया जाएगा। और ये दोनों में चलता है। और जो फिर अपील अगर आपकी अलाउ हो गई तो टोटो अलाउ हो गई तो आपका डिग्री सूट डिग्री कर देंगे। अगर आप हार गए
तो सूट डिसमिस कर देंगे। शूट क्या होता है मतलब? सूट प्रॉपर्टी जो आप दावा करेंगे, दावा करते हैं, सूट उसी को कहते हैं। अच्छा अच्छा, अगर हमने दोबारा दावा कर दिया तो ना मेरा कब्जा रहेगा ना उनका रहेगा? दोबारा दावा हो ही नहीं करेगा, अपील करेंगे आप। हम अपील करेंगे, मान लीजिए जब तक मुकदमा चलता रहेगा तो ना उनकी ज़मीन ना हमारी ज़मीन। नहीं, वो तो स्टे करेंगे तब, आप उसी में स्टे मांगेंगे तो मिलेगा। अच्छा, तो स्टे भी मांगना पड़ता है तब फिर हाँ, उस ज़मीन को हाँ, कोई नहीं छू पाता। हाँ। इस तरीके से यह होता है। तो उसमें सीपीसी के अंतर्गत यानी सिविल प्रोसीजर कोड में ही आर्डर 39 रूल 1 जो है उसमें दिया हुआ है कि वो स्टेट इंटरिम स्टे मांग सकता है, अच्छा और अगर उस इंटरिम स्टे का कोई वायलेशन किया है तो उसी में दिया गया है आर्डर 39 रूल 2A, उस पर वो कंटेम्प्ट मूव कर सकता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसान की ज़मीन का मुकदमा चल रहा है, दूसरे ने क्या किया कि किसी तीसरे को बेच दिया पैसा लेकर के। फिर दूसरे ने बेच दिया तीसरे को, तो तीसरे को भी अगर आपको जानकारी हो गई तो आप उसको पक्ष बना दीजिए, और अगर आपको जानकारी नहीं है नहीं, जैसे मान लीजिए किसी किसान की ज़मीन थी, उसको किसी दबंग ने उठा के तीसरे को बेच दिया, तो दावा आपको उसको भी करना पड़ेगा, दोनों को। तो और बाद में वो किसान जीत गया कि उसी की ज़मीन है, तो फिर की वो- मामला कैसे जाएगा फिर? वो और उसने तो उस- पैसा दे दिया था ज़मीन का नहीं, दबंग तो को, उसको पैसा दे दिया तो उसको उससे छिन जाएगी। तो तुमने पैसा क्यों दिया है तो वो तुम्हारी उसके गलती है। ऊपर, उसके ऊपर जो है वो उस बिटवीन द परचेजर और सेलर के ऊपर है। हाँ, तो ये हमसे मतलब नहीं, हमसे इनकी मतलब ज़मीन है, नहीं। आप दीजिए, आपने क्यों खरीदी, हाँ। है ना? जैसे लोग गलत नाम दर्ज करवा दिए या कुछ करके गलत अपना दर्ज बेच करा देते। दिया है, आप साबित कर दिए कि इनका नाम गलत दर्ज था। हम्म अगर वो ये कहेगा साहब कि मैंने सारे पेपर्स इंक्वायरी करने के बाद लिया है, हम्म तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि हम बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस हैं। अच्छा ये 41 TP एक्ट से, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से उसको ये सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन जब वो साबित कर देगा कि हम बोनाफाइड परचेजर हैं, पैसे से ख़रीदा है, वैल्यू विदाउट, और ये जानकारी नहीं थी कि ये आपकी ज़मीन है, तो अब उसका पैसा कौन लौटाएगा जो खरीद चुका था? वो उसको जो खरीद चुका है वो उसको तब अगर ये साबित कर देगा कि मैं बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस हूँ, हम्म तो ये फिर दावा जो है उसका नाम है, तब उसको दावा खारिज हो जाएगा उसका। बात नहीं समझ में आई, मतलब जैसे मैंने आपने उसने दावा खरीद किया लिया कि था। आपने जमीन किया कि मेरी है ये, हम्म हाँ, हम्म ये मेरी है। हम्म बी कहता है, ए ने कहा ये मेरी है, बी ने कहा कि ये मेरी है। और आपने बी ने सी नहीं, और बी ने सी को बेच सुनो, दी। वही बता रहा हूँ, और बी ने इसको उठा दिया, सी को कर दिया। दावा दाखिल करने के बाद किया है, हम्म अगर दावा करने के पहले किया है हम्म तब तो आपको उसको बनाना पड़ेगा, फरीक सी को भी पक्ष अच्छा, बनाना पड़ेगा एज ए डिफेंडेंट, एज ए अपिलांट। कि इन्होंने क्यों खरीद ली। हाँ हाँ, नहीं, इन्होंने बेचा है, विदाउट टाइटल खरीदी है, इनका भी कोई राइट नहीं है, इनका भी कोई राइट नहीं है। अच्छा, मान लीजिए जिसकी ज़मीन थी उसको मिल गई वापस, और जिसने जिससे खरीदा था तो उसका पैसा कौन लौटाया? पैसा नहीं वापस होगा, गया उसका फिर, है ना, उसकी कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। बोनाफाइड नहीं परचेजर होगा ना। अच्छा, तो वो तो आपकी गलती है कि आपने जमीन को पहले क्यों नहीं ठीक से देखा, हाँ, ये उसकी जिम्मेदारी है ना। उसमें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। नहीं है। अच्छा, बस इतना। फिर कुछ बताइएगा फिर। थैंक यू पापा जी।